कादर मंदोखेल साहब, उम्मीद आप खैरियत से और आपके लिए दुआ गो भी हैं। कादर साहब, ये कल परसों से सिंध में क्या चल रहा है? ये वज़ीर दाखिला के घर पे हमला हो जाना, ये सारे मामला जाना, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही कौम परस्त टांगा पार्टी है जो पूरे सिंध में एक काउंसलर नहीं जीत सके। एमपी एमएलए तो दूर की बात है। यकीनन उन्होंने सियासत करनी है। जंग से पहले कैनाल का इशू उठाया है। वो आपने देखा कि वजीर आजम और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो सारी चीजें विड्रॉ हो गई है। और उसके बावजूद फिर जाके पानी नहीं है, तो भाई पानी अगर नहीं है तो पानी ऊपर से नहीं है या फिर तकसीम एक चीज है, तो हर चीज को पीपल्स पार्टी को इल्जाम ठहराना और अपनी सियासत चमकाना, फिर एकदम सिंध पंजाब का रास्ता रोकना जो पूरा मुल्क की मैशत जो उनको अच्छी तरह पता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि सियासत है और क्या है, आपको नजर नहीं आ रहा है। इस जंग के हालात में, इस दहशतगर्दी के हालात में आज एक अफसोसनाक वाकया हुआ है खुजदार में। मासूम बच्चे और बच्चियों के बस पे जिस तरह हमला हुआ, तो मैं समझ रहा हूँ ये सारी चीजों से उनको कोई सरोकार नहीं है। और उन्होंने तो सिर्फ बस पीपल्स पार्टी को टारगेट करना है, क्योंकि जारी बात है उनकी सियासत इसी से चलती है। ये वही लोग हैं जो सिंधु देश के नारे लगाते थे, और पीपल्स पार्टी है, आसिफ अली जरदारी है जो पाकिस्तान खपे का नारे लगाते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस मुट्ठी भर के अवाम को जो ना वो पहले ही पाकिस्तान के और सिंध के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। सियासत कर रहा है, कितने दिन करेंगे। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, एक तरफ भारत के साथ सीज़ फायर हुआ है, दूसरी तरफ आप लोगों का भी सीज़ फायर हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। बिलाखिर तो यही दिखाई देता है। तो ये जानना है कि ये कब तक, यानी कितना देर पास सीज़ फायर है, और जिसके बाद सब्र का दामन जो है वो फिर जो है वो छूट जाएगा। मेरे ख्याल में कौम परस्तों की तरह आपको भी सियासत बूझ रही है। मैं तो सर खुशाइन समझ रहा हूँ कि चले कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी ठंडक हुई है। देखिए बिल्कुल आपकी शो में और कई शो में और हमेशा मेरे एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ होता है नून लीग के बारे में, और आज भी है। लेकिन चूंकि सूरत-ए-हाल ऐसी है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर यलगार हो तो यकीनन फिर हमने सब ने मिल के एक मुतहद होना है। और मैं इस बात पे खुश हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ साथ जमीयत और इवन पीटीआई भी, थोड़ी बहुत तल्ख बातें तो हुई है मगर पीटीआई भी ऑन बोर्ड रही है। पीटीआई ने भी सपोर्ट किया पाकिस्तान को, यकीनन करना चाहिए पाकिस्तानी को। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जंग से निमट जाए तो फिर वही सियासत खेलेंगे ना, खामोश थोड़ी बैठेंगे। बजट आ रहा है मंदोखेल साहब, और बजट लाज़मी बात है अवाम को जवाबदेह होंगे, हर आप भी, हुकूमत भी, सब। तो बजट को कैसा देख रहे हैं, आपके पास क्या इतलात हैं? देखिए अब इस सूरत-ए-हाल तो आपके सामने है कि बिलावल भुट्टो साहब को नई जिम्मेदारी दी है। इससे पहले भी पीडीएम के वक्त में जहां वजीर खारजा था, और पिछली हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने जिस तरह पूरी दुनिया से हमारे राब्ते कट गए, सीपीए को रोक किया, चाइना से ताल्लुकात खराब हो गए, सऊदी अरब से खराब हो गए, और जीएसपी प्लस का मामला था, ग्रे लिस्ट का मामला था, वो सारी चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया है। फिर इस जंग की सूरत-ए-हाल में भी बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया को एज ए एमएनए जो मुंह दिया है वो भी दुनिया के सामने है। तो और एक मरतबा फिर उनको टास्क दिया गया है पाकिस्तान ने, और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पूरा आलमी दुनिया में भारत का जो दहशतगर्दाना जो चेहरा है, जो आज भी मासूम बच्चों को उन्हें टारगेट किया है, तो ये सारी चीजों से फारिग होंगे तो जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपने जो बजट का सवाल किया है, देखिए आईएमएफ की अभी कल परसों जो मैं आपकी नजर से भी गुजरी हुई, उन्होंने कहा कि ये आखिरी वो आईएमएफ का डील नहीं है, एक और भी लेना पड़ेगा और न जाने कितने लेने पड़ेंगे। लेकिन उसकी बड़ी वजह ये है कि आईएमएफ या हुकूमत पाकिस्तान को या काबीना को वो तरक्याती बजट में या एजुकेशन के या हेल्थ के इशू के पे तो बजट जो ना उसमें कट लगा लेते हैं। मगर ये जो हमारी बेलगाम ब्यूरोक्रेसी है जो अरबों खरबों रुपए में खेल रही है, और रिटायरमेंट के बाद भी ये बाबाओं से हमारी जान नहीं छूटती है, मुख्तलिफ महकमों में बैठे हुए हैं, इनको कौन लगाम देगा? और यही ब्यूरोक्रेसी है जो पाकिस्तान में करप्शन करते हैं। देखिए सियासी लोगों का, मिनिस्टर का या एमएनए एमपीए का कोई दस्तखत नहीं होता है, इन्हीं ब्यूरोक्रेसी का होता है, और जाके रगड़े में आता है एमएनए एमपीए मिनिस्टर, और ये जो है ना वो निकल जाती है, अगली हुकूमत के साथ शामिल हो जाती है।
फिर उनके साथ मिल मिला के फिर वो जम मार लेती है। तो ये नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चल रहा है। और मैं ये समझ रहा हूँ, अब देख रहे, मैं आपको हवाला दूं, मैं पिछले हफ्ते कोयटा में था तो मैंने पूछा, एक सेक्रेटरी खजाना आपको याद होगा जो पकड़ा गया, जिसके घर से 13 अरब रुपए बरामद हुए, जो कि उन्होंने शो किए 85 करोड़ वहां पे। और वो जो मैंने पूछा, बोलो तो केस खत्म हो गया। फिर कराची में आपने देखा एक डीजी का या डायरेक्टर पार्क था, जिसके घर में पूरा एक महल नमा घर था, वो भी छूट गया, सुनने में आ रहा है खत्म हो गया। तो मैं समझ रहा हूँ अगर इसी तरह हाल हो अदलिया का, इसी तरह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का हाल हो, और इसी तरह ब्यूरोक्रेसी इस तरह बेलगाम करप्शन कर रहे हो, तो IMF क्या अमेरिका भी आपका बोझ उठा नहीं सके। नहीं, मंदोखेल साहब, आप क्या समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को अगर लगाम नहीं दी जा सकी, ये अब की बात तो नहीं सर, ये उज़र तो दहाइयों से उठाए जाते रहे, अब भी उठाए जा रहे हैं और मुस्तकबिल के अंदर भी उठाए जाते रहेंगे। क्या वजह है कि जो सियासतदान है या सियासी निज़ाम है ये इस हद तक मजबूत ही नहीं हो सका कि ये इस बेलगाम घोड़े को किसी समत में डाल सके? देखिए, असल में वजह ये है कि पाकिस्तान में जो भी पार्टी की हुकूमत आता है वो मुख्तसर वक्त के लिए आता है। और क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे तजर्बा है, मैं खसूसी कमेटी का चेयरमैन था, तो ये ब्यूरोक्रेसी को बड़ा मुश्किल था उसको हैंडल करना। और मुझे स्पीकर साहब ने कहा कि आप कामयाब इसी वजह से हो कि आप उनके साथ डील नहीं करते हो और इनसे मराहत नहीं लेते हो। और आप यकीन करेंगे, उनको बुलाने के लिए मुझे शोकाज इशू करना पड़ता था, IG के जरिए वारंट इशू करना पड़ता था। फिर जब आते थे फिर भी वो बानेबाजी, फाइल उधर है, फाइल उधर है। तो चूंकि अपने कोर्ट कचहरी का तजर्बा है तो उससे मैं थोड़ा सा उनको टफ टाइम देता था और एडवांस में सिफारिशें भी आती थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना, और फिर ये देखो, ये तोकीर शाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था शहबाज शरीफ साहब का, वो रिटायरमेंट के बाद भी उसको दोबारा मुशीर भी ले लिया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है। पता नहीं ये कैसा आदमी है, कैसा उन्होंने जादू किया है जो इस तरह करे। तो ये मैं कहता हूँ तमाम ब्यूरोक्रेसी का, ये जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो बाबे बैठे हुए रिटायरमेंट के बाद भी, ये उन्होंने ऐसे जादू हुकूमत और सियासतदानों के ऊपर कर लेते हैं। और ऐसे एक जो ना वो एक जादू की छड़ी उनके पास है, या एक ऐसे जो है ना उनको एक ख्वाब दिखाते हैं या एक दोज़ख दिखाते हैं। और उस हवाले से जो है ना वो चंद दिन के लिए जो हुकूमत या सियासतदान आते हैं या वजीर मुशीर आते हैं तो उनकी ग्रिप में आ जाता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब तक आपकी स्टेबल हुकूमत नहीं हो, जब तक आपकी हुकूमत की जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है हमारी 16 महीने की हुकूमत थी और टोटल में 22 महीने 2 साल का MNA रहा हूँ। लेकिन उनसे काम निकालना कितना मुश्किल काम था ये तो आम आदमी नहीं समझता। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जब एक स्टेबल हुकूमत होगी, जब एक हुकूमत की ड्यूरेशन ज्यादा होगी, तो ये ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर, ब्यूरोक्रेसी को पता है आज आदम एतमाद तहरीक आ गया, कल आ गया, कल खत्म हुआ, परसों खत्म हुआ। ये इस तरह जब वो बातें आती है तो वो ब्यूरोक्रेसी फिर शेयर होती है, उसको पता है कि हमने तो रहना है, इन सियासतदान ने नहीं रहना है। इसी वजह से वो गलत काम भी करते हैं और वो पकड़ाई में भी नहीं आते। जब तक मुस्तहकम हुकूमत ना हो, जब तक मुअय्यना मुद्दत हुकूमत की मुकम्मल ना हो, तब तक ये निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हो सकता।